हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसा काय, केमो नाचो और भी कुछ रह गया हो तो कैसे हो? बाकी बढ़िया हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगी, अच्छा कर रहे होगे, ठीक है। कल अकाउंट्स की वीडियो आ गई होगी, बिजनेस की वीडियो आ गई होगी। अकाउंट्स का चैप्टर खत्म हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म कर दिया। कल से 5 फंक्शंस पढ़ने हैं हम लोग, कल से नहीं, जब भी क्लास है परसों आएगा इस बिजनेस की। अब हमको 5 फंक्शंस पढ़ने हैं, POSDC बताए थे मैंने, तो वो 5 फंक्शन पढ़ेंगे, पहली बुक खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सिलेबस मतलब यूनिट 1 तो नहीं, टर्म 1 ही होगा। टर्म 1 का सिलेबस पूरा हो जाएगा मस्ती से, ठीक है। तो आज फिलहाल तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 10 पढ़ा, अब 11 पढ़ रहा है। तुम कहोगे ऐसे अजीब अजीब तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो ज्यादा सही रहता है और यही मतलब चैप्टर्स मोस्टली सारे स्कूल्स में आएंगे। पहले अगर ये नहीं आ रहा है तो बता देना, जो आ रहे होंगे मैं वो करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट करते हैं। मैं इसको साइड रख देता हूँ। अब देखो, देखने में लग रहा है चैप्टर बहुत छोटा सा है, ये छोटा नहीं है। ये मैंने सिर्फ टॉपिक के नाम लिख दिए, पर इसके अंदर इतनी आल बाल चीजें हैं, पर पता चलेगा तुम्हें। चलो, ये अब तुम समझ लो, तो मैंने बोला था कि स्टैट्स चली गई, पर कुछ चैप्टर्स हैं तो जो तुम्हें स्टैट्स की याद दिलाएंगे, ये वही है उसमें से, ये स्टैट्स की याद दिलाएगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो करते हैं, चालू करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है भाई हमारा फॉरेन एक्सचेंज और डेट है 14 अप्रैल। लास्ट पर शेड्यूल हम आ चुके हैं वीडियो में, ठीक है, वीडियो के साथ। नाम है फॉरेन एक्सचेंज। देखो, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या हो गया बेसिकली। देखो, हमारी जो करेंसी होती है उसको डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। तो हमारी करेंसी के अलावा जो भी करेंसी हुई उसको फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, है ना। तो ऑल अदर करेंसीज एक्सेप्ट आर डोमेस्टिक करेंसीज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसीज एक्सचेंज विद सम फॉरेन करेंसी। जैसे डॉलर्स है, डॉलर जितने शायद 83 का चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो 1 रुपया 83 से एक्सचेंज होता है, तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। कोई भी करेंसी हो, सब में ये सब है। जैसे शायद पाउंड्स 100 की चल रहा है, पता नहीं, मेरे को तो याद नहीं है, ठीक है। दिस इज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को ड्राइव करने के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। मेजरली तो 3 सिस्टम पढ़ने हैं हमें। एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। तो अभी पहले पढ़ना है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो क्या होता है, 3 तरीके के होते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, फ्लेक्सिबल या उसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तुम नाम से समझ जाओगे, फ्लेक्सिबल और, ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, फ्लोटिंग। देखो, फ्लेक्सिबल मतलब यहाँ पे सब कुछ फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे जो डिमांड, यहाँ पे जो रेट सेट होता है ना फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे फिक्स होता है। मतलब कोई फिक्स नहीं करता उसको, वो अपने आप ही फ्लोट होता रहता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, और वो फिक्स होता रहता है, ठीक है। बट जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, उसमें नाम में लिखा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई से नहीं करता, मतलब इसमें डिमांड एंड सप्लाई से नहीं होता। बेसिकली गवर्नमेंट एक एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स करती है। मान लो तो मैनेज फ्लोट या फिर फिक्स, मान लो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से हमारा यूनिट मतलब $80 आया 80 रुपीज का, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि उसको थोड़ा सा वो सब करना था, वेरिएशंस करने थे। तो उन्होंने क्या किया, या तो थोड़ा कुछ बेच दिया अपने डोमेस्टिक करेंसी, या कुछ परचेज करके कुछ ना कुछ करके 70 पे ले आया उसको, ठीक है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में बेसिकली गवर्नमेंट फिक्स करती है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई से होता है, और मैनेज फ्लोटिंग तो दोनों का मिक्सचर है, तो वो तो लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फॉरेन नहीं, बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे एक्सचेंज रेट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, देखो ऐसे होता है इसमें फिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया एक्सचेंज रेट, यहाँ रेट ले लिया, ठीक है। यहाँ हमने डिमांड सप्लाई ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि डिमांड कितनी है, ठीक है। देखो, मान लेते हैं कि सप्लाई इतनी है, ठीक है, डिमांड डिमांड मान लेते हैं इतनी है, ठीक है। तो ये जो आया ना, ये हो गया, मान लो ये 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपीज 40, मतलब हाँ बेसिकली $1 40 रुपए के बराबर हो गया, वैसा कुछ, मतलब वैसा कुछ ऐसा समझ लो। ऐसा होता नहीं है, तो बहुत कम बोल दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ भी समझो, मतलब एक्सचेंज रेट बेसिकली $40 आया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब ये कम हो जाएगा तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, बेसिकली कम मतलब कम होगा तो हाँ करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, और बढ़ जाएगा तो करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। उल्टा बोल दिया, ठीक है, समझ गया ना, पहले जो बोला था। अगर गिर जाएगा तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, और गिर जाएगा तो अप्रिशिएट हो जाएगी, और बढ़ जाएगा तो अप्रिशिएट हो जाएगी। समझो कैसे, मान लो वैसे चलो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन तो बाद की टाइम से मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो ये तुमने ये समझ लिया ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई से होता है सब कुछ, ठीक है। ये हमारा सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई है हमारा, ये अपर साइड अपर फेसिंग है जो, और ये डिमांड है लोअर फेसिंग, ठीक है, ये डिमांड है हमारी बेसिकली। तो ऐसे होता है इसमें। अब देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैंने बताया क्या कैसे होता है, इससे होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें और भी चीज आ जाती है। अब देखो, जनरल नेचर हमें बताना है कि डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, देखो इसमें 2 चीजें आती हैं।
एक तो प्राइस से रिलेटेड डिमांड एंड सप्लाई का क्या है और डिमांड एंड सप्लाई से लेके प्राइस का क्या है। तो उसमें दो बार दे रखे हैं ऐसे ग्राफ्स, एक में दे रखा है कि डिमांड बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक में गिवन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो मैं समझाता हूँ, मैं भी कंफ्यूज था अपने टाइम में। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर तुम प्राइस के देखो, जैसे अगर तुम बोलो कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड का क्या होगा, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है मतलब किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, अभी 50 रुपए था 100 रुपए हो गया, तो उसकी डिमांड ऑफकोर्स गिर जाएगी, ठीक है। तो जब प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो डिमांड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। बट अगर तुम डिमांड के तरीके से देखो कि अगर मान लो डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लो किसी चीज की डिमांड बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, मान लो कोई एक्टर है, ठीक है, उसकी डिमांड, उसकी मूवीज बहुत मतलब ज्यादा हिट हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो किसी मूवी में आएगा तो उसकी मूवी का ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, कुछ भी होगा बढ़ेगा। ऐसे एग्जांपल के कुछ भी ले लो, ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम प्राइस के हिसाब से पढ़ोगे तो डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट अगर तुम डिमांड के हिसाब से प्राइस को पढ़ोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ है क्या इसमें एक्चुअली में, ठीक है। ये तो तुमने देख लिया फ्लेक्सिबल का ग्राफ, डिमांड एंड सप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो क्या इसमें दे रखा है, बेसिकली डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब बेसिकली डिमांड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली वो बता रखा है। तो हमारा जो इसमें बताना सिंपल कि जो हमारा भैया डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम समझो, ठीक है, अभी यहाँ पे डिमांड ले ली हमने, ठीक है, ये डिमांड है हमारी और इधर पे रेट ले रखा है, ठीक है, या प्राइस जो भी बोलोगे, ठीक है। देखो 10 ले, 20 का क्या नहीं लेते, 10 का ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 ऐसा है समझ लो, ठीक है। तो अभी सीन क्या है, जब 50 था तो डिमांड इतनी थी, ठीक है, मतलब डिमांड अभी इतनी सी थी, मतलब इतू सी डिमांड थी। जब प्राइस देखो 50 था तो डिमांड इतू सी थी सिर्फ, बट जब प्राइस तुमने देखा कम हो गया, जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई। देखो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। तो मैंने क्या बोला कि जो डिमांड होता है, मतलब अगर तुम प्राइस से देखोगे तो अगर प्राइस गिरेगा तो तुम्हें पता है डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी। बेसिकली मान लो कि पहले कोई गुड्स था वो 100 रुपए का मिल रहा था बेसिकली, ठीक है, तो नहीं वैसे देख लो कि अगर मान लो चलो 20 का था, 20 में देखो डिमांड इतनी सारी थी, बट अब 50 का हो गया तो डिमांड कम हो गई है। मान लो कि पहले कोई चीज थी, जैसे मैगी खरीदते थे, ठीक है, मैगी पहले आते 10 रुपए की आती थी, 5 की आती थी, तो डिमांड ज्यादा थी। अगर मैगी एकदम से रेट बढ़ा के 100 कर देगी तो डिमांड गिर जाएगी ना। वैसे मैगी जैसी कंपनी की डिमांड तो नहीं गिरेगी ऑल्दो, क्योंकि बहुत रेपुटेड है, बट स्टिल एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर तुम प्राइस के हिसाब से देखोगे, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगी और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब तुम सप्लाई के केस में देखो, देखो सप्लाई क्या होता है बेसिकली, हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखो, इतने इतने प्राइस में इतनी सप्लाई थी और प्राइस में सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। इधर हमने सप्लाई ले ली है और इधर हमने बेसिकली वो ले लिया है रेट, ठीक है, 0 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अब देखो जब प्राइस कम था तो सप्लाई भी कम थी, अब जब प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गई। तो क्या बोला मैंने, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई भी गिरेगी। अब मान लो किसी चीज का प्राइस है 100 रुपए, तो भाई हम प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा ना उसे, बट किसी चीज की प्राइस अगर 10 रुपए है तो मैं उसे ज्यादा बेचना ही चाहूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ही नहीं होगा उतना, ठीक है। तो बेसिकली प्राइस और सप्लाई बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आगे और चीज आएगी उसमें समझाता हूँ मैं, ये मैं बने रहता हूँ जिससे मैं आगे वो दिखाता हूँ कैसे होता है। अब देखो क्या है, सेकंड इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है, वहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है बेसिकली, ठीक है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिराइव होता है, ये बेसिकली इसी की तरह है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, ठीक है। बेसिकली ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है ऐसा ही, ठीक है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। इसको हम पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, पार मतलब इक्वल होता है, ठीक है। अब ये आया देखो, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। इसमें तो जनरल नेचर दे रखा था कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो क्या होगा। इसमें गिवन है कि अगर चेंज इन डिमांड या सप्लाई हो रही है, मतलब डिमांड या सप्लाई चेंज हो रही है, इसमें तो प्राइस चेंज हो रहा था, बट अगर डिमांड या सप्लाई हो रही है तो क्या चेंज होंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसमें चार एग्जांपल बन सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो मैं पहले ले लेता हूँ इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। देखो पहले हमारा कर्व ऐसा था, ठीक है। अब मान लो किसी चीज की डिमांड बढ़ गई तो वो कर्व जाएगा राइटवर्ड, ठीक है ना। और एक तो सप्लाई वाला कर्व ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या सीन है, वैसे तो बिना सप्लाई कर्व के भी समझा सकता हूँ मैं, इन लोगों ने कैसे समझाया देखते हैं।
क्योंकि और तो इसमें सप्लाई करने की जरूरत है नहीं, ऐसे भी समझ जाओगे तुम लोग, बट फिर भी इन्होंने क्या लिया, इन्होंने भी बढ़ाया बनाया है, ठीक है। ठीक है चलो फिर अपन भी बना ही लेते हैं, ठीक है। मेरे इस्तेमाल कर तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे जाएगा, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे रेट है। अब देखो क्या सीन था, पहले जब डिमांड इतनी थी तो प्राइस देखो, रेट कितना था 20, ठीक है। बट जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो उसका रेट भी बढ़ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब इंक्रीज इन डिमांड होगी, देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिमांड, क्योंकि इधर प्राइस से निकाला जा रहा था। बट अगर तुम डिमांड चाहिए तो तुम दिमाग में भी लॉजिक बना सकते हो, अगर किसी चीज का इधर इधर वाले में अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। बट अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ये तो दिमाग से सोचा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें तुम याद रखना, प्राइस से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट अगर डिमांड से प्राइस को देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर किसी चीज की देखो डिमांड इतनी थी, पहले डिमांड इतनी थी तो रेट 20 था, ठीक है। अब डिमांड बढ़ गई, डिमांड यहाँ चली गई, ठीक है, इंक्रीज हो गए तो रेट भी बढ़ गया, ठीक है। अब तुम कहोगे ये तो भैया हमारा फायदा है, तो रेट बढ़ गया, बट ये फायदा कहाँ है हमारा, देखो सीन क्या है, ये हमारी करेंसी का रेट है बेसिकली जो बढ़ रहा है, तुम समझ रहे हो। पहले क्या हो रहा था, देखो इधर भी एग्जैक्ट सेम डायग्राम बना है, देखो, ठीक है, तुम बुक में भी खोल सकते हो, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसमें देखो दो टर्म्स होती है, एक तो डेप्रिसिएशन होती है और एक डिवैल्यूएशन होती है। ये तो चलो बाद की चीजें, ये तो मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या सीन हुआ है, पहले हम लोग को $1 बेसिकली 20 रुपए में मिल रहा था, अब हम लोग को 30 रुपए में मिल रहा है। देखो इधर क्या डेप्रिसिएशन, मैंने तुम्हें बोला कि ऐसा ऊपर बढ़ने को वैसे देखने में लगेगा कि एप्रिसिएशन है, बट एक्चुअली में वो डेप्रिसिएशन हो रहा है अपनी करेंसी का। क्यों? क्योंकि भाई इधर देखो ये तो एक्सचेंज रेट है हमारा, कितना 30 रुपए एक्सचेंज रेट है। ये डॉलर नहीं लेते, वैसे डॉलर तो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, बट चलो एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, तो हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो पहले मान लो कि हमको $1 या ₹1 बेसिकली, हाँ सॉरी $1 पहले कि हम लोग को $1 20 रुपए में मिल रहा था, ठीक है, 20 रुपए में। बट अब हम लोग को $1 कितने का मिल रहा है, 30 रुपए का। तो अब हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई नहीं हुई, कैसे? तुम समझ रहे हो, पहले हम लोग $1 देने के लिए हमको सिर्फ 20 रुपए देने पड़ रहे थे, ठीक है, और अब हम 30 रुपए दे रहे हैं उसी चीज की, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बेसिकली गिर गई ना, ये तो ऑब्वियस है। तो ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब मैं ये रख कर, तो ये तुम समझ गया ना कि कैसे वर्क करता है ये, इसकी अब जरूरत नहीं है ना, तुम समझ गया कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब सेकंड ले लेते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सॉरी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, देखो अब लेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। पहले क्या डिमांड थी इतनी, ठीक है, पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड गिर गई तो इधर आ गई, ठीक है। जैसे हमने सप्लाई कर फेंक दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से देखो डिक्रीज हुई तो मतलब हमारा कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब डिमांड गिरेगी तो लेफ्टवर्ड, इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो पहले डिमांड इतनी थी, अब 0, 10, 20, ये ऐसे लेना 30, 40, 50 एंड ऑन, ठीक है। इधर हमने डिमांड एंड सप्लाई ले लिया बेसिकली, ठीक है। अब देखो क्या सीन है, ये अंदर जाना ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या सीन है, देखो भाई पहले था हमारा 40 रुपए, ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड हुई है, हमारी डिमांड यहाँ से यहाँ आ गई है, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो पहले जब डिमांड ज्यादा थी तो रेट भी ज्यादा था, अब डिमांड गिर गई तो रेट भी कम होगा। अब किसी चीज की डिमांड ही नहीं है, मान लो कि मैं पहले बहुत फेमस था, ठीक है, तो मेरे को सारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि वो मेरे को हायर कर ले, तो मेरी डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो मेरे को रेट ज्यादा मिल रहे थे। अब कोई मेरे को जाता ही नहीं, अब तो मेरे को खुद जाके कहना पड़ता है भैया मेरे को हायर कर लो, हायर कर लो। उसके बाद भी वो सिर्फ बेसिक सैलरी देते हैं 20,000, 30,000। अगर तुम कोई फेवरेट एम्प्लॉय है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तो तुम्हें बिग 4 MNCs में से ऑफर आ गया, सोचो तो तुम लोग को कितना पैसा देंगे। बट हम लोग हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, तो भाई ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा तो प्राइस कम हो जाएगा उस हिसाब से। जब डिमांड देखो ज्यादा थी तो प्राइस भी ज्यादा था, ठीक है, डिमांड ज्यादा थी बेसिकली तो प्राइस भी ज्यादा था। अब जब डिमांड गिर गई तो प्राइस बढ़ गया, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली इसको एप्रिसिएशन बोलेंगे। एप्रिसिएशन, अपनी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या था, पहले $1 अपन को 40 रुपए में मिल रहा था, ठीक है। अब $1 अपन को 30 रुपए में मिल जा रहा है, ये ऐसे लिखो, ऐसे रुपीज पीछे से मिल जाएगा, ठीक है। $1 पहले 40 में मिल रहा था, अब $1 बेसिकली 30 रुपए में मिल जाता, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। मान लो अब हम लोग को उधर टॉफी खरीदनी होती थी, तो पहले हम लोग भाई 40 रुपए देते थे, ठीक है, क्योंकि $1 की टॉफी है। अब हम 30 रुपए में टॉफी लेके आ पा रहे हैं, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई बेसिकली, ठीक है। ये होगा डिमांड के, ठीक है। अब हम बोलते हैं सप्लाई का बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है।
सप्लाई में क्या हो गया, मान लो पहले केस में है भाई इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, ये हमने छोटा सा ग्राफ बनाया, सप्लाई पहले ऐसी थी, अब राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो ये इधर आ गया, ठीक है, ठीक है, और एक तो यहाँ से कर दिया अपन ने, ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई, इधर रेट है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में तो कोई टेंशन नहीं आएगी, आई होप तुम लोगों को ऐसा तो इजी है। ये चैप्टर वैसे बोरिंग नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अजीब सा है, मुझे भी अजीब लगता है उस टाइम में, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, सप्लाई के केस में उल्टा है, इधर पे तुम्हें पता है सप्लाई जब मैंने पहले पढ़ाया तो भाई हमारी सप्लाई क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्राइस से, क्योंकि भाई तुम किसी भी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा ना, उसे तो ज्यादा सप्लाई करेगा, बट अगर किसी की गिर रही है तो कम करेगा। इसमें उल्टा है, इसमें हमारा जो सप्लाई है वो इन्वर्सली चलता है। मान लो क्यों, अगर समझ लो सप्लाई से चेंज हो रहा है, अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में तो उसका प्राइस गिर जाएगा ना। अब मान लो कि टॉफी है, टॉफी तो बहुत सारी है, तो 1 रुपए प्राइस 2 रुपए ऐसा होता है, कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है, ठीक है। बट कोई चीज है, मान लो जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ ब्रेड्स की कमी हो गई थी, ठीक है, तो ब्रेड्स के प्राइस कितने बढ़ गए, तो यहाँ पे भी सेम है, अगर किसी चीज की कमी हो जाएगी, मान लो अभी एलपीजी चल रहा है, सिलेंडर चल रहा है, सिलेंडर की बहुत कमी है, तो भाई प्राइस कितने हायर हो रहे हैं, पता नहीं कितना 1800 2000 तक जा रहे हैं, ठीक है, जो भी है मेरे को तो पता नहीं क्या है, घर वाले को पता होगा, बट उस हिसाब से देखा जाए तो कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आ गया इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो इंक्रीज इन सप्लाई में देखो क्या है, पहले सप्लाई इतनी थी, कम थी पहले सप्लाई, ठीक है, तो प्राइस भाई ज्यादा था, ठीक है। अब भाई सप्लाई गिर गई मतलब राइट, मतलब सप्लाई बढ़ी, वैसे तो इंक्रीज इन सप्लाई हुआ तो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब सप्लाई बढ़ गई तो क्या हुआ, प्राइस गिर गया, ठीक है। तो सप्लाई से क्या मतलब हो गया, अगर हमारी सप्लाई बेसिकली बढ़ेगी, सप्लाई तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा और इससे प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो सप्लाई है इधर बेसिकली, तो वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये तो गिर रही है बट ये बढ़ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो इधर क्या सीन होता है, मान लो पहले $1 हमें मिल रहा था कितने रुपए में, ठीक है, $1 देखो हमें 50 रुपए में मिल रहा था पहले, अब $1 मिल रहा है हमें 40 रुपए में, तो यहाँ हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, कितनी अच्छी बात है ना भाई, पहले $1.50 मिल रहा था, अब $1.40 में मिल रहा था, तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी करेंसी तो अप्रिशिएट ही हो गई, ठीक है। अब आ जाओ डिक्रीज इन सप्लाई में, अगर सप्लाई गिर गई, आई होप तुमको सारे समझ आ रहे होंगे, जब ये पूरा हो जाए स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा हो बता देना। डिक्रीज इन सप्लाई, मान लो पहले इतनी थी सप्लाई, अब गिर गई इतनी हो गई, ठीक है, गिर जाती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है बेसिकली, ठीक है। भाई मैं मेरा कुछ टेढ़ा बन रहा होगा क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, बट चलेगा, ठीक है, इतना तो चल ही जाता है। 0 था, ये 10 मान लो, ये 20 मान लो, ये 30 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्राइस से, ये रेट है बेसिकली, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, पहले देखो सप्लाई इतनी थी, पहले सप्लाई कितनी थी अपनी, इतनी थी, कम थी, ठीक है, नहीं पहले तो इतनी थी, इसमें तो डिक्रीज इन डिमांड हुआ है ना, डिक्रीज इन सप्लाई हुआ तो यहाँ से लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो पहले सप्लाई हमारी ज्यादा थी, तो देखो प्राइस कितना था, 10 रुपए प्राइस था, ठीक है। अब हमारी गिर गई, सप्लाई गिर गई, डिक्रीज इन सप्लाई हुआ तो हमारा प्राइस भी गिर गया, ठीक है, एक तरीके से बढ़ गया, मतलब प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मैंने पहले बताया। देखो अब मान लो किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो भाई उसका प्राइस तो गिर जाएगा, ठीक है, 10 रुपए था। किसी चीज की सप्लाई कम हो गई, मार्केट में सप्लाई कम है, तो देखो प्राइस बढ़ गया एक तरीके से, बट फिर भी हमारी करेंसी देखा जाए तो इधर प्राइस तो देखो एक तरीके से बढ़ रहा है, बट करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो रही है। तो मैं पता है क्यों, क्योंकि पहले $1 10 रुपए में मिल रहा था, अब $1 20 में मिल रहा है, ठीक है। पहले $1 मिल रहा था रुपीज 10 में, अब मिल रहा है $1 रुपीज 20 में, तो हो तो वही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट, बट दिखने में अच्छा लगता है बस, ठीक है। तो यही से तुम लोग को समझ आ गया होगा, आई होप। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार रिपीट देख लेना वीडियो, फिर भी हो रहा हो तो बता देना, फिर से पढ़ा दूंगा। बस इतना याद रखना, अगर प्राइस से कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड, प्राइस से डिमांड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और प्राइस से सप्लाई इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड गिर जाएगी, ठीक है, और किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई तो बढ़ी जाएगी, वो मैंने पहले पढ़ाया। बट इधर वाले केस में अगर डिमांड बढ़ रही है, किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसका ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ेगा, और किसी चीज की सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो उधर इनवर्सली और डायरेक्ट, उधर डायरेक्ट इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इधर डायरेक्टली और इनवर्सली है, ठीक है, उल्टा है थोड़ा सा, बट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटफट से। ये हो गया तुम्हारा फिक्स, बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट निपट गया। इसमें मैंने क्या बताया, सब कुछ जो प्राइसेस वगैरह और डिमांड एंड सप्लाई से होंगे डिराइव, ठीक है, कुछ भी नहीं था। अब तुम लोगों को पढ़ाते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो फिक्स एक्सचेंज में क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट करती है सारा काम, जो अभी तक हम लोग खुद कर रहे थे ना, खुद नहीं मतलब जो हम तो नहीं कर रहे थे, बट खुद ब खुद जो डिमांड और सप्लाई से हो जा रहा था वो अब बेसिकली गवर्नमेंट करती है, ठीक है।
इसमें ऐसा तुम्हें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है फिक्स एक्सचेंज में, ये तो मैं तुमने कोई ये डिमांड एंड सप्लाई समझाने के लिए बता रहा था। अगर फिर भी ग्राफ बनाने को बोला है तो बस एक वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज वाले ग्राफ बन जाएगा। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में बस इतना समझ जाना, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज दैट इन विच द रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट फिक्स करती है रेट को, बस कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। फिर उसमें देखो अब देखो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम तो अभी थोड़ा टाइम पहले आया, इससे पहले से कुछ रिप्लेसमेंट मतलब आए, ये तो रिप्लेसमेंट है एक तरीके से। इससे पहले भी और भी सिस्टम हुआ करते थे, एक होता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो देखो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता था कि मान लो मेरी करेंसी में गोल्ड कितने का है, ठीक है, और सामने वाली करेंसी भी गोल्ड कितने का है, ठीक है। मान लो मेरे यहाँ गोल्ड है बेसिकली अभी कितने का है, देखो बुक का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि मुझे तो गोल्ड के प्राइस पता नहीं है भाई, बता सकते इसमें कितना दे रखा है। हाँ इसमें देखो मान लो कि 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, अच्छा ठीक है इसमें तो अजीब सा एग्जांपल दे रखा है, ठीक है वो छोड़ो, तुम छोड़ो, ठीक है। मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा देखो इसमें क्या दे रखा है, बेसिकली मान लो कि जो मेरे यहाँ गोल्ड है, ठीक है, वो 1000 रुपए का है, ठीक है। मेरे यहाँ भी नहीं बोलते हैं, ये कहते हैं कि यूके में, ठीक है, पाउंड के हिसाब से लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। पाउंड में कितना है भाई, 1000 रुपए का गोल्ड है, ठीक है, और यूएस में कितना है, 100 रुपए का है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे तो $1 इक्वल्स टू 10 पाउंड हो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं, पाउंड तो बनाते भी एग्जैक्टली कैसा है, ठीक है, अजीब ऐसा कुछ पाउंड है, ये पाउंड ही बोलते हैं, क्या अजीब सा है भाई, मुझसे नहीं बनेगा, ठीक है, जो भी है ई करके तो बनता है, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐसा मान लो कि 1 रुपीस है, ये $10 है, ठीक है। समझ लो कि हमारी करेंसी में 100 का मिलता था और उनकी में 1000 का मिलता था, ठीक है। अब इससे कट हो गया तो 1 रुपीस का $10 मिलेगा। तो उसमें ऐसा होता था गोल्ड स्टैंडर्ड में, बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, यस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता था, पहले सारी करेंसीज को हम गोल्ड के स्टैंडर्ड में रखते थे और फिर गोल्ड से हम डिराइव करते थे प्राइस बेसिकली, ठीक है। फिर आ गया हमारा एडजस्टेबल टैक्स सिस्टम, देखो आ गया नहीं तो पहले ही हाफ तो चला गया, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स सिस्टम में क्या होता था, बेसिकली ये जो हम गोल्ड की वैल्यूज होते थे ना, हम गोल्ड की वैल्यूज को पहले प्राइसेस देते थे, उसके बाद कंपेयर करते थे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये सब तो जरूरी भी नहीं है। देखो इसमें भी एग्जांपल अच्छा तो दे ही रखा मेरे हिसाब से, हाँ बस इसमें एग्जांपल है भी नहीं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट करेंसीज वर पेग टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर, ठीक है। यूएस डॉलर उस समय स्टैंडर्ड लिया करता था, बट अभी कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, ठीक है। तो सारी करेंसीज को बेसिकली हम लोग यूएस डॉलर के टर्म्स में बेसिकली करते थे कि मान लो जैसे यूके का है, ठीक है, कंपाउंड वो देखो पाउंड है, मान लो पाउंड बनाऊ भी कैसे मैं, ठीक है, मान लो 1 पाउंड में लिख देता हूँ, ठीक है। 1 पाउंड इक्वल्स टू मान लो $10, ये कुछ भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो बस, ठीक है। और क्या था, $100 100 रुपीज, 100 रुपीज मान लो, ठीक है, इक्वल्स टू $10, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। अभी तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो 1 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपीज हो जाएगा, समझ लो। वैसे तो ये तो उल्टा ही हो गया देखा जाता है, ठीक है, बट ऐसा समझ लो एक एग्जांपल के लिए। तो जो सारी करेंसीज होती थी ना, उनको गोल्ड की टर्म में फिक्स करते थे और उसके बाद प्राइस निकालते थे डिफरेंट करेंसीज का। उस समय बेसिक गोल्ड क्या बेसिकली डॉलर्स के टर्म में, क्योंकि उस टाइम पे डॉलर को ना स्टैंडर्ड माना जाता था एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि गोल्ड मतलब डॉलर में उतनी वेरिएशंस नहीं होती थी, क्योंकि यूएस तुम्हें पता है कि थोड़ा सा स्टेबल करेंसी है, स्टेबल करेंसी यूएस की, क्योंकि यूएस की हर चीज स्टेबल है, ठीक है, गवर्नमेंट वगैरह भी सब स्टेबल है, तो एक तरीके से स्टेबल है और वो डेवलप्ड कंट्री भी है ना। नेक्स्ट इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ गए, गोल्ड स्टैंडर्ड समझ गए, एडजस्टेबल टैक्स समझ गए, ठीक है। अब ये दोनों जा चुके हैं, अब तो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ही चलता है। गोल्ड फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, बट भाई गोल्ड में निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस में बहुत जल्दी वेरिएशन होता है, ठीक है, होता तो वैसे मनी में भी है, बट ठीक है। फिर आ गया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखो क्या होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग को हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। डर्टी मतलब गंदी फ्लोटिंग, ठीक है, हाइजीनिक बोलना चाहिए, ठीक है। डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलता है, मैंने बोला कि ये दोनों का मिक्सचर है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली जो इनिशियल प्राइस होता है वो डिराइव होता है, क्या कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो समझ लो जो पहला प्राइस निकल गया, जो हमें एक्सचेंज रेट के लिए प्राइस निकालना है, वो डिमांड एंड सप्लाई से निकलेगा। बट उसके बाद अगर हमें लगता है कि हमारी अगर करंट कंट्री को बेसिकली लगता है कि ये तो बहुत दूर है, हम लोगों ने बेसिकली हम लोग टारगेट बना के रखते हैं कि जैसे मान लो कि यूएस डॉलर 80 रुपए के ऊपर ना जाए, हम लोग का टारगेट है, अगर 80 के ऊपर चलेगा तो हमारे लिए दिक्कत है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो पहले अगर डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस आ गया, मान लो वो 80 से ज्यादा आ गया, तो फिर हमारे जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, वो बीच में इंटरफेयर करता है और वो ना बेसिकली शेयर करता है, सेल करता है या बाय करता है फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज को या फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को बेसिकली अपने, ठीक है, शेयर या सेल या बाय करता है, जिससे वो प्राइस 80 के नियर आ जाए। तुम समझ लो कैसे। अब देखो दोनों का ही हो गया एक तरीके से। फ्लोटिंग में क्या होता था, अपने आप डिमांड एंड सप्लाई से होता था प्राइस बेसिकली डिराइव, और फिक्स में क्या होता था, गवर्नमेंट फिक्स करती थी। ऑल्दो इसमें गवर्नमेंट नहीं करती है, बट इसमें होता क्या है कि पहले जो इनिशियल प्राइस होता है वो
ट्राई करते हैं कि जो इनिशियल प्राइस होता है पहले तो वो डिमांड एंड सप्लाई से ड्राइव हो जाता है, बट अगर वो हम लोग एक डिजायर या स्टैंडर्ड से आगे निकल जाता है या कम हो जाता है तो उस हिसाब से हम चेंजेस करते हैं, और वो कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक आता है बीच में और चेंजेस करता है, जिससे जो हमारा वो बेसिकली एक्सचेंज रेट है वो हमारे डिजायर टारगेट से ज्यादा ना निकल जाए। देखो अब इसमें बुक में क्या देखिए एग्जैक्ट लाइन में बोलता हूँ, देखो इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिमांड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मैंने बोला पहले होगा, at times the central bank intervenes to manage the exchange rate so that it does not slip outside the desired limits। तो हमारा सेंट्रल बैंक बीच में आ जाता है कभी कभी, जिससे हमारा जो बेसिकली एक्सचेंज रेट है वो डिजायर्ड लिमिट से ऊपर ना चला जाए, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग होता है। तो उसमें बेसिकली सेंट्रल बैंक रेगुलरली इंटरवीन करता रहता है, जिससे भैया हमारा एक्सचेंज रेट ज्यादा ना निकल जाए हमारे डिजायर्ड टारगेट से, ठीक है। तो यही था इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो रेट सिस्टम तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आ गया मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ बोथ। देखो मैनेज फ्लोटिंग के ऐसा कोई मेरिट्स डिमेरिट्स नहीं है, दोनों का वैसे मिक्सचर है। तो हमें फॉरेन उसके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स और डिमेरिट्स करने हैं। तो मैं दो चार बताता हूं तुम्हें, ठीक है, ज्यादा नहीं, वो तुम बुक से पढ़ लेना, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स क्या होंगे देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के, एक तो सब कुछ फ्लेक्सिबल है, मतलब सब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करके नहीं रखना है ज्यादा। तुम समझो जो गवर्नमेंट है, जब मैनेज रेट तुम्हें पता है गवर्नमेंट या फिक्स वाले में क्या होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से होता है वहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट तय करती है एक्सचेंज रेट सिस्टम को, बट वो ऐसा थोड़ी ना करेगी ऑर्डर दे देगी ये हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। इंडिया की गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना कर सकती है। इसमें क्या होता है बेसिकली गवर्नमेंट ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेल करती है या बाय करती है, ठीक है, जिससे हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट के हिसाब से हो जाता है, ठीक है। बट फ्लेक्सिबल में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई से होता है। तो अब फ्लेक्सिबल में क्या है, तुम्हें एक्सचेंज रेट बेसिकली रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें क्या है, तुम्हें रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें रिजर्व्स से करना है, प्राइस को बढ़ाना है घटाना है, वो रिजर्व्स के हेल्प से होगा। बट फ्लेक्सिबल में तो डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है, तो उसमें तुम्हें लार्ज या ह्यूज स्टॉक्स ऑफ रिजर्व्स मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज इसकी जो इसमें जो प्राइस आएगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वही प्राइस होगा। तो इनडायरेक्टली देखा जाए या डायरेक्टली देखा जाए तो वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस ही होगा। और थर्ड ये होगा कि बेसिकली तुम समझ रहे हो जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा वो इक्वली होगा या सही से होगा, ठीक है। बस ये 2 से 3 एग्जांपल ये होगा, तो बुक से और पढ़ लेना, मैं नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिमेरिट क्या होगा हमारे फ्लोटिंग के। डिमेरिट देखो ये होगा कि एक तो प्राइस भाई उसमें स्टेबल नहीं है, ठीक है। कभी भी कुछ भी प्राइस कभी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कभी भी बहुत ज्यादा गिर सकता है, तो उसमें रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी देना मुश्किल है। मॉनेटरी पॉलिसी तुम्हें पता ही है, हमने पढ़ा है उसमें बैंकिंग में और मनी में बैंकिंग में पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह क्या होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी देना मुश्किल है या फिस्कल पॉलिसी देना मुश्किल है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी देना मुश्किल है, ठीक है, समझ लो इतना ही। फिर आ गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स क्या है, देखो मेरिट्स क्या है, एक तो भाई कोई जो उसके बेसिकली डिमेरिट्स है इसके वही मेरिट्स है, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या है, एक तो कि जो प्राइस है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा या एकदम से गिरेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेबल है प्राइस, तो स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी देना इजी है, और बेसिकली ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे प्राइसेस में, ठीक है। और देखो इसमें बुक में 5 से 6 दे रखे हैं सबके, मैं और लिख दूंगा बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ देखो फिक्स में ये भी हो सकता है कि स्टेबिलिटी में, मैंने बोला मार्केट स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। यही सब है इसमें, स्टेबल बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दे सकते हैं, यही सब है, और तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में डीमेरिट क्या होगा, जो उसके मेरिट थे बेसिकली उसके डीमेरिट है, ठीक है। एक तरीके से कि इसमें बहुत सारा लार्ज स्टॉक्स मेंटेन करके रखना पड़ता है हमें रिजर्व्स का, ठीक है। रिजर्व्स का स्टॉक क्योंकि भाई गवर्नमेंट करती है वो सेल या बाय करती है रिजर्व्स को, जिससे एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिराइव कर पाए, ठीक है। तो हमको लार्ज स्टॉक्स ऑफ रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा है इसका और क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं, देखो फ्लेक्सिबल फिक्स है बेसिकली, तो सोचो इसके क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं। एक तो जो रेट होगा वो इक्विलिब्रियम रेट नहीं होगा, ठीक है। और एक ये वेंचर कैपिटल, मतलब ज्यादा शेयर्स या वेंचर कैपिटल प्रमोट नहीं करेगा। तो वेंचर कैपिटल मतलब शेयर्स वगैरह स्टॉक मार्केट ही समझ लो, प्रमोट नहीं करेगा। अब तुम्हें पता है प्राइस स्टेबल ही चलता रहेगा, तो मतलब तुम क्यों ही लगाओगे, ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं होगा तुम्हारा, यही नहीं होगा। तो जो हमारा बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड है वो लिमिटेड ही रह जाएगा, ठीक है। बट जो बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें डिमांड एंड सप्लाई से होता है, तो कभी भी प्राइस बढ़ सकता है कभी भी गिर सकता है, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। इतना ही होगा डीमेरिट्स और मेरिट्स, बाकी मैं लिख दूंगा नोट्स में, ठीक है, पढ़ लेना। नेक्स्ट इज वाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है, फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड मतलब हमारी करेंसी की बेसिकली मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड क्यों करते हैं, ठीक है। डिमांड क्यों करें कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज, तो हमें क्यों चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, या तो हम वहाँ पे घूमने गए हैं, ठीक है, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ भी खर्च करना है तो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब जहाँ भी गए हैं उनकी करेंसी, मान लो यूएस घूमने गए हैं तो हमें डॉलर्स में खर्चा करना पड़ेगा, वहाँ पे रुपीज तो चलेगा नहीं, इसलिए हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। एक टूरिज्म हो गया, दूसरा इज इन्वेस्टमेंट, अगर कोई हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पे, ठीक है। तीसरा इज अगर कोई हम लोग को इम्पोर्ट करने हैं, बेसिकली अगर हमें गुड्स इम्पोर्ट करने हैं तो उन लोगों को हमें पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर्स में, ठीक है। चौथा इज
चौथा मान लो कि हम लोगों को कोई रेंट या इंटरेस्ट या वगैरह वगैरह चीजें देनी है, ठीक है, तो वो सब हो गया। या तो हम लोगों को कोई गिफ्ट या डोनेशन वगैरह देनी है, तो उसके लिए भी हम लोग, अगर हम गिफ्ट यूएस को दे रहे हैं या कोई डोनेशन दे रहे हैं यूएस को उनकी हेल्प के लिए, तो भाई वो उनकी करेंसी में देंगे ना, अपनी करेंसी में तो नहीं देंगे। अब क्या वो बैठे हुए एक्सचेंज कराएंगे पहले, ठीक है। तो और अगला है वाई इज फॉरेन एक्सचेंज सप्लाइड। सप्लाई क्यों होते हैं, मतलब सामने वाले को डिमांड करता है हमारी सप्लाई क्यों बढ़ती है, ठीक है। हम सप्लाई क्यों करते हैं, तो सामने वाले को या तो एक्सपोर्ट करना है, मतलब गुड एक्सपोर्ट करना है, मतलब हमारी करेंसी से एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट होने हैं, तो सामने वाले को चाहिए होगा, ठीक है। सेकंड इज फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, ठीक है। थर्ड इज यार रेंट इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह कुछ मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, वो सब हो गया। कोई ग्रांट से डोनेशन हमको मिल रही है तो उसके लिए हो गया, ठीक है। या हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ये सब एक्टिविटीज में हो गया। बेसिकली हमारी करेंसी में घूमने आता है तो टूरिज्म के लिए वहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें में फॉरेन एक्सचेंज डिमांड होता है, सप्लाई होता है, मैं सारे लिख दूंगा नोट्स में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब देखो मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे बेसिकली सेल और बाय होता है, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज दैट मार्केट इन विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अकर्स, ठीक है, जहाँ पे होती है, ठीक है। और अब मार्केट में बेसिकली 3 फीचर फंक्शंस परफॉर्म करता है, होता है ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन, ठीक है। मैं तीनों बताता हूँ। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला फंक्शन, पहले मार्केट तुम समझ गया जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है बेसिकली, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की। तो पहला फंक्शन आ गया, देखो ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर कुछ ट्रांसफर हो रहा है इसमें। तो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है वो ट्रांसफर फंक्शन प्रोवाइड करता है। ट्रांसफर फंक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स, मतलब क्योंकि तुम वहाँ पे अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, तो ओनरशिप राइट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा है तो मेरे पे ओनरशिप है, किसी और को दे रहा हो तो उसकी ओनरशिप हो गई। तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली ओनरशिप स्विच होती है, ठीक है। सेकंड इज क्रेडिट फंक्शन। तो क्रेडिट फंक्शन क्या होता है, अगर तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेसिकली कुछ बाइंग या सेलिंग करनी है तो वहाँ पे तुम लोग को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो क्रेडिट फंक्शन होता है, तो क्रेडिट फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज हेजिंग फंक्शन। देखो हेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब तो तुम समझ गए, हेजिंग समझ लेना ध्यान से, ये आता है बहुत, ये एमसीक्यूज में आ जाएगा, ठीक है। हेजिंग फंक्शन, देखो हेजिंग फंक्शन क्या होता है ध्यान से समझना। हेजिंग मतलब समझ लो कि हम लोग ना, समझ लो कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कोई शेयर ना या फिर कोई भी चीज हम फ्यूचर में बाय करेंगे। मान लो आज मेरी दोस्त से डील हो रही है मेरे की, ये ना आज तू रख ले, आज तू अपने मान ले क्या चीज का मैं एग्जांपल दूं, मान लो कि मेरे पे ये पेन है, ठीक है, मेरे पे बेसिकली मार्कर है, तो मेरे दोस्त का मार्कर है, मान लो दोस्त पे है, तो मैंने उससे कहा कि आज तो ये तू रख, बट ये ना मैं तेरे से 1 साल बाद खरीदूंगा आके, ठीक है। और 1 साल बाद मैं खरीदूंगा, बट जो आज का प्राइस है उसी में खरीदूंगा। ये नहीं अगर 1 साल बाद प्राइस बढ़ गया तो मैं उस प्राइस में खरीदूंगा, जो आज का प्राइस है ना मैं उसी प्राइस में खरीदूंगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग प्राइस हम लोग अभी डिसाइड कर लेते हैं कि आज के प्राइस में हम लोग खरीदेंगे, बट खरीदेंगे फ्यूचर में, तो ये हेजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अगर तुम लोग को एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊंगा बुक के, देखो hedging function, hedging, yes, ये रख दे। hedging function means protection against risk related to variation in foreign exchange rate। हाँ रिस्क, बेसिकली ये रिस्क को सेफगार्ड करने से होता है कि हम लोग को रिस्क ना हो जाए, ठीक है। कि हम सोचो कि हमने एक बंदे से कह दिया कि 1 साल बाद या 10 दिन बाद कहते हैं बेसिकली हम तेरे से शेयर्स रिजर्व खरीदेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और 10 दिन बाद हम देख रहे हैं कि प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया और हम लोग का फिर भारी लॉस हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें हेजिंग फंक्शन क्या कहता है कि आज के प्राइस में हम लोग करेंगे ट्रांजेक्शन फ्यूचर में, ठीक है। तो आज प्राइस लॉक हो जाता है और ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होती है, ठीक है। एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आज लॉक हो गया बट सप्लाई हम बाद में करेंगे, ठीक है। आज लॉक कर दिया कि आज अगर 70 रुपए है ना, तो हम चाहे 10 दिन बाद, मैंने सोचा कि 10 दिन बाद खरीदूंगा आके, बट खरीदूंगा 70 में, ये नहीं 80 हो गया तो 80 में खरीदे, तो 70 में खरीदूंगा, ये हेजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब जो बेसिकली हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसके 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। जो स्पॉट मार्केट होता है ना वो स्पॉट ट्रांजैक्शंस में डील करता है। स्पॉट ट्रांजैक्शन मतलब बेसिकली जो डेली नेचर की होती है, जो डेली होती है, जो हैंड टू हैंड होती है। बेसिकली मैंने रिजर्व खरीदे पैसे दे दिया, रिजर्व खरीदे पैसे दे दिया। तो स्पॉट ट्रांजैक्शन होती है वो स्पॉट नेचर की होती है, जो उसी समय हो रहा होता है, मतलब वो हैंड टू हैंड चलता है सब कुछ, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट वो होता है जो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, जो बाद में होने वाली होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। देखो स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट व्हिच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शन, मतलब जो उसी समय हो रही है, ठीक है। स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, मैंने बता दिया डेली नेचर का है, जब ट्रांजैक्शन हो रही है उसी दिन हो रहा है सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट व्हिच हैंडल्स सच ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, जो बाद में होगी। और हमारा जो बेसिकली फॉरवर्ड मार्केट होता है वही हेजिंग फंक्शन को भी प्रमोट करता है, ठीक है। हेजिंग फंक्शन मैंने तुम्हें बता दिया कि आज हमने लॉक कर दिया प्राइस, बट हम फ्यूचर में करेंगे, जिसको हमने बोल दिया फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट में होता है हेजिंग फंक्शन, इसको हमने हेजिंग फंक्शन बोल दिया कि आज लॉक कर दिया बट फ्यूचर में खरीदेंगे। अब ये सब हम क्यों करते हैं, जिससे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज प्रमोट हुए, ठीक है। तो यही सब है स्टार्ट। स्पेकुलेटिव मतलब वही बेसिकली ट्रेडिंग वगैरह, स्पेकुलेटिव मतलब आज प्राइस इतना था ये कर दिया, इसके बीच का प्रॉफिट बना के वो सब हो गया। अब तुम समझ रहे हो कि मैंने आज लॉक कर दिया था कि मैं भाई 70 में खरीदूंगा तेरे से 10 दिन बाद, और 10 दिन बाद मैं देख रहा हूँ मैंने 70 में खरीद दिया, प्राइस 80 का मैंने बेच दिया, मेरे को कितना प्रॉफिट बन गया, 10 का बीच का गया था वो मेरे को प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो ये सब हो गया इस चैप्टर में, ठीक है।
इतना ही था चैप्टर में, आई होप समझ आ गया हो। मैंने फॉरेन एक्सचेंज बता दिया, एक्सचेंज रेट बता दिया, ये रेट्स बता दिया, मैंने बता दिया डिमांड और सप्लाई से क्या होता है और चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई से क्या होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट मैंने बता दिया जो गवर्नमेंट होता है। एक चीज रह गई मेरे को याद आ रहा है अभी, ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है जब बेसिकली हमारी कंट्री का मतलब इकोनॉमी का प्राइस बढ़ जाता है। मतलब मैंने तुमको उस समय बताया था कि पहले $1 हमें 30 का मिल रहा था, ठीक है, हाँ हाँ अरे छू कर रहा हूँ, ठीक है, $1 हम लोग को पहले 30 रुपये का मिल रहा था, ठीक है, अब जो हमें $1 है वो 40 का मिल रहा है, तो हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली दो टर्म्स होती हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं होता, एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है डिवैल्यूएशन, और एक होता है एप्रिसिएशन और एक होता है रिवैल्यूएशन, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, बस समझ लो, ठीक है, मैं बताता हूँ। डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, सेकेंड इज एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन। देखो दोनों को, इन दोनों का मतलब और इन दोनों का मतलब एग्जैक्ट सेम होता है, बस अलग क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो डेप्रिसिएशन मींस फॉल, ठीक है, तो तुम्हें पता है डेप्रिसिएशन कब होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई या फिर वो सब गिर जाती है, वो सब उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन अकॉर्डिंग टू फॉरेन करेंसी, मतलब हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिप्लीट हो गई है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, ठीक है। डिवैल्यूएशन भी सेम होता है, ठीक है। और एप्रिसिएशन मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, एंड रिवैल्यूएशन भी सेम होता है। तो इन दोनों डिफरेंस क्या होता है अब तुम समझो। जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो अपने आप होता है, उसमें किसी का हाथ नहीं है। अब किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, मैंने भी बताया कि जब डिमांड बढ़ रही थी तो देखा यार तो डेप्रिसिएशन हो रहा था, तो वो किसी का कुछ हाथ नहीं था, डिमांड तो अपने आप बढ़ रही है भाई, कोई कुछ बड़ा थोड़ी ना जान पूछिए। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। बट जो डिवैल्यूएशन होता है ना वो गवर्नमेंट करती है। अब जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है भाई, जरूरी थोड़ी ना कि प्राइस यहीं पे गिर रहा है। अब मान लो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था, ठीक है, वहां पे भाई डिमांड इतनी थी, ठीक है, तो इन लोगों ने भैया डिमांड गिरवा दी, डिमांड बढ़वा दी, ठीक है, ज्यादा मतलब फॉरेन एक्सचेंज की बेसिकली इन लोगों ने सेव कर लिया, ज्यादा बाहर नहीं रहे तो डिमांड बढ़ गई थी फॉरेन एक्सचेंज की, तो उससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया बेसिकली। तो भाई गवर्नमेंट भी तो कर सकती है ये, तो जब अपने आप हो रहा था बेसिकली, तो वो हो रहा था इसकी वजह से, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, तो उसको हम बोल रहे थे डेप्रिसिएशन। बट जब वो गवर्नमेंट करती है ना तो हम उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। सिमिलरली एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन है। एप्रिसिएशन तब होता है जब प्राइस बढ़ता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो उसकी वजह से, ठीक है। बट और जो रिवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट करती है अपने आप, ठीक है। अब तुम समझ लो कि इन दोनों अगर तुम डिफरेंस लिखने वाले तुम क्या लिखोगे, वही डेप्रिसिएशन मींस, देखो दो वर्ड है, ठीक है, डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू, ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ domestic currency in respect to foreign currency, but devaluation means decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency। अब देखो फॉल मतलब गिर गया, किसी ने करा नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन में अपने आप होता है, और डिवैल्यूएशन में डिक्रीज किया गया, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब जो डेप्रिसिएशन है वो कौन करती है, बेसिकली अपने आप हो जाता है, तो उसे लिखेंगे कि बेसिकली ये कौन से एक्सचेंज रेट में होता है, हम लिख देंगे फ्लेक्सिबल में होता है, ठीक है, और ये होता है फिक्स्ड में, ठीक है, और इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, नो इंटरवेंशन, और इसमें होता है कंप्लीट इंटरवेंशन, ठीक है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ही करती है। तो ये सब तुम्हारे एग्जांपल में आ गया, ठीक है। और सिमिलरली इसमें है, ठीक है, ठीक है, इसमें इट मींस राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, क्योंकि राइज मतलब अपने आप बढ़ गई और इंक्रीज मतलब बढ़ाई गई है, ठीक है। तो इसमें सिमिलरली हो गया कि इसमें ये फ्लेक्सिबल में होता है, ये फिक्स में होता है, इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है गवर्नमेंट का, इसमें कंप्लीट इंटरवेंशन है। और ये भी बोल सकते हो कि इसमें डिमांड सप्लाई का पूरा रोल है, इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें पूरा रोल है, इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन जो अपने आप हो गया, डिवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट कर रही है, एप्रिसिएशन जो अपने आप हो गया, डिवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो दैट्स इट। मैंने तुम लोगों को मैनेज फ्लोटिंग बता दिया, इनके मेरिट्स डिमेरिट्स बता दिए, मैंने तीन सबके बता दिए थे, बाकी मैं नोट्स में लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वाइस फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड मैंने बता दिया कि इंपोर्ट करना है, या फिर कोई हम लोग को इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पे हम घूमने गए, टूरिज्म में खर्च हो गया। सिमिलरली सप्लाई का वो हो गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बता दिया, जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, तीनों फंक्शन बता दिए। ट्रांसफर मतलब ओनरशिप राइट ट्रांसफर होते हैं, क्रेडिट मतलब लोन मिल जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, हेजिंग मतलब आज लॉक करके फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। दो तरीके का मार्केट होगा, स्पॉट जो आज के बेसिकली डेली नेचर का होता है, जो स्पॉट ट्रांजेक्शन में डील करता है, फॉरवर्ड जो फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन में डील करता है, ठीक है। ये सब बता दिया, और डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन सब बता दिया, ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। अब तुम लोग इसका जो करना करो, मजे करो, बट एक बार आके नोट्स पढ़ लेना,
और चाहो तो मेरे टेलीग्राम से नोट पढ़ सकते हो, बट मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, तुम पढ़ने को बुक में ही पढ़ सकते हो। बुक सेल्फ सफिशिएंट है, बट बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिल जाए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम है, उस पर चेक करो जाके, उसमें जाके मैंने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं, ठीक है, वो जाके भी तुम देख सकते हो, ठीक है, उससे तुम्हें अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना अगर अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। कुछ भी समझ ना आए बता देना, फिर से समझा दूंगा। और ये थोड़ा सा चैप्टर है ना कंफ्यूजिंग है, तुम कहोगे तो मैं फिर से समझा दूंगा। कोई डाउट्स हो स्पेसिफिक टॉपिक वो मेरे को बता देना, मैं शॉर्ट्स डाल के बना दूंगा। कोई टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे बता देना, तो मैं शॉर्ट्स जाके कर दूंगा, वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, तुम बिजनेस अकाउंट्स वगैरह भी चेक करना, ठीक है, सब डाल रहा हूँ डेली, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।